Hello, friends. Welcome to daily news analysis of the Hindu and Indian Express. Today, the date is 11th March. So let's get started. फर्स्ट न्यूज़ है विद रिस्पेक्ट टू जो इलेक्शन कमीशन ने रिजाइन किया है इसको हमने कल समझ लिया था अच्छे से। स्ट्रक्चर क्या है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रेजिग्नेशन, फिर उसके बाद कुछ और रिफॉर्म्स हमने जाने थे कल। तो कल का अगर 10th मार्च का आपने सेशन देखा होगा तो आपको पता है इसमें, ठीक है। और इसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं 2013 में वो भी हमने कल डिस्कस कर लिए थे। सिलेक्शन कमेटी, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड कैबिनेट मिनिस्टर, ये तीनों मिलकर इलेक्ट करेंगे। अभी सिर्फ अब एक यही रह गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी दो अभी पोस्ट वैकेंट है। तो ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी बहुत जल्द, मार्च 15 तक। ये यूरोपियन कंट्रीज की बात है, तो यहाँ पर अब हमारा इनके साथ ट्रेड पैक्ट साइन हो चुका है। ऑलराइट, और ये इकलौता ऐसा ट्रेड पैक्ट है जहां पर कमिटमेंट किया गया है कि हम एक फिक्स अमाउंट यानी कि $100 बिलियन इतना आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे। ओके, इससे पहले ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है जहां पर कमिटमेंट दी गई हो प्रॉपर कि हम लोग $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट एंड 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे आपके लिए। चार मेंबर्स हैं, अब तक तो याद हो ही गए होंगे: आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। इसमें जो स्विट्जरलैंड है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहीं से हम लोग जो प्रीशियस स्टोन्स और डायमंड्स और इस टाइप की चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, इसलिए हमारा इस पूरे यूरोपियन बॉडी के साथ हमेशा ट्रेड डेफिसिट रहता है, ऑल बिकॉज ऑफ स्विट्जरलैंड। ओके, और हम लोग इससे ये नहीं देख रहे क्योंकि इनके मार्केट इतने बड़े नहीं है जो हम लोग इनके इससे हमारे कोई एक्सपोर्ट बूस्ट हो सके। हम एक्सपोर्ट की नज़र से नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इनके यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, जैसे दवाइयों में। तो हमारी फार्मा इंडस्ट्री को एक फ़ायदा होगा, राइट। तो हम उस नजरिए से देख रहे हैं स्ट्रेट पैक को, ना कि एक्सपोर्ट की नजर से। दिस इज द सेकेंड फुल फ्लेजेड एफटीए आफ्टर यूएई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हुआ है साइन, वो इंतरिम है, बहुत लिमिटेड है, वो लो हैंगिंग फ्रूट्स टाइप। ओके, टैरिफ रिड्यूस किया जाएगा, इंक्रीज दिया जाएगा मार्केट एक्सेस का ऑब्वियसली इंडिया के लिए, लेकिन यहाँ पर हमने अपने फार्म प्रोडक्ट्स को बाहर रखा है। एग्रीकल्चर मार्केट हम ओपन नहीं कर रहे हैं इनके लिए, क्योंकि हमारे फार्मर्स उससे हार्म होंगे। और कस्टम प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाएगा। और ये जो यूरोपियन फ्री एफटीए है, ये ईयू मार्केट से बाहर है, ये ईयू मार्केट का पार्ट नहीं है। यूरोपियन यूनियन का मार्केट अलग है, ये चार अलग हैं। और ये जो कंट्री है ना आपकी, दिस लिechtenstein, पता है इसकी जो लैंग्वेज है ना, ये मानी जाती है सबसे क्लोजेस्ट टू दी वैदिक संस्कृत जो हमारे यहाँ बोली जाती थी कभी। ओके, इसलिए हमेशा से ये चीजें बोली जाती रही हैं कि शायद इंडिया में जो आर्यंस आए थे वो कहीं ना कहीं यूरोपियन साइड से ही आए थे, ऐसा माना जाता है एटलीस्ट। ये इट इज सेपरेट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, वो अलग चीज है, क्योंकि उसके साथ एक अलग नेगोशिएशन चल रहा है हमारा एफटीए को लेकर, बट उसमें काफी प्रॉब्लम्स आ रही है। बाकी अभी ये फोर्स में नहीं आएगा, फोर्स में आएगा आफ्टर रेटिफिकेशन। मैंने आपको साइन और रेटिफाई में फर्क बताया है। साइनिंग वो तो आपकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो जाती है, बट रेटिफिकेशन वो आपके हाउस करते हैं, पार्लियामेंट, ठीक है, दोनों कंट्रीज के। अभी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है इनकी तरफ से, हमारे पास इन्वेस्टमेंट जस्ट $10 बिलियन आता है, और इन्होंने कमिट किया है $100 बिलियन तक का। और मैंने आपको बताया था नॉर्वे नॉर्वे का जो सॉवरेन फंड है, सॉवरेन पेंशन फंड, उसमें इनके पास $1600 बिलियन पड़े हुए हैं। तो ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये लोग बड़े बड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल कंपनीज इनके शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इनको रिटर्न बहुत अच्छे मिलते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये इसी तरह का इन्वेस्टमेंट आप हमारी इकोनॉमी में भी कीजिए। हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में, तो हमारे यहाँ से भी इनको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें हमने जान ली थी। गिग वर्कर्स, अब देखिए गिग वर्कर्स यानी कि जो ये प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स होते हैं, जो आपके यहाँ डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, डिलीवरी बॉयज इसमें आ जाएंगे, या फिर आपके जो कैब ड्राइवर्स होते हैं वो सब गिग वर्कर्स कहलाते हैं। यानी कि ये वर्क करते हैं ऑन डिमांड बेसिस, ठीक। आपकी पास जिस तरह की डिमांड आएगी उतना इनको वर्क मिलता है। और यहाँ पर कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ऐसी कोई फिक्स मंथली इनकम नहीं है कि आपको मंथली इतनी सैलरी दी जाएगी, नो। ये डिपेंड करता है कि आपको कितना काम मिल रहा है। कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी निकाला जा सकता है। कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है वर्क पर कि आपको कितने घंटे काम करना होगा। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अराउंड वन थर्ड ऑफ द कैब ड्राइवर्स, इनका कहना है कि हम ओवर 14 आवर्स अ डे वर्क करते हैं। 83 वर्कर्स का कहना है हम 10 आवर्स से ज्यादा वर्क करते हैं। 60% का कहना है 12 आवर्स से ज्यादा, मतलब एनी हाउ 10 आवर्स से तो ज्यादा वर्क वो लोग कर ही रहे हैं।
Over 60% of the drivers from scheduled caste and scheduled tribes working for over 14 hours a day, and only 16% from unreserved category work for such long hours. ये दिखाता है कि जो मार्जिनलाइजेशन है वो एस टी एस सी का ज्यादा है, पॉवर्टी जो है वो वहां पर ज्यादा है, या ये कह लीजिए कि जनरली अनरिजर्व कैटेगरी क्या थोड़ी बेटर मानी जाती है, एजुकेटेड है, ऑब्वियसली है, एजुकेशन एक्सेस रहा है तो पॉपुलेशन आपको थोड़ा उनकी फैमिली में थोड़ी कम मिलेगी, वहां शायद एक बच्चा दो बच्चे हो सकते हैं, बट एस टी एस सी में क्योंकि ऑब्वियसली लेट स्टार्टर हैं, कई बार आपको 3 से लेके 4 से लेके 5 बच्चे तक मिल सकते हैं, तो इसलिए उनको ज्यादा ओवर टाइम भी वर्क करना होता है टू इंश्योर देयर फैमिली सिक्योरिटी। ओके, स्ट्रॉन्गर सोशल सिक्योरिटी फॉर ऐप बेस्ड वर्कर, एक सोशल सिक्योरिटी पॉलिसी लानी चाहिए गवर्नमेंट को ताकि इनकी भी कुछ किया जा सके, इसके लिए प्रॉमिस भी किया है, अभी कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया है। तो ये ऐसे इश्यूज हैं जिन पे पॉलिटिक्स होनी चाहिए, जिन पे ये होने चाहिए इश्यूज, जो इलेक्शन में बातें होनी चाहिए जिन पे कि युवा कहाँ जा रहा है, बट बातें अलग ही तरफ डाइवर्ट कर दी जाती हैं हिंदू मुस्लिम जैसी चीजों में। Government to exercise oversight on the fairness of algorithms and mechanism used by these platforms to monitor workers. ओवर 43 वर्कर्स ऐसे हैं जो 500 रुपीज अ डे कमा रहे हैं, दैट इज जस्ट 15,000 अ मंथ। ओके, और अब दिल्ली जैसी सिटी या मुंबई जैसी सिटीज में 15,000 मंथ में आप नहीं रन कर सकते फैमिली। ओके, सारी कॉस्ट वगैरह निकालने के बाद ये पॉसिबल नहीं है। और 34% तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ 10,000 रुपए तक कमा रहे हैं। बोले तो ये ऐसी जॉब्स नहीं हैं जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। अभी 15,000 में आप जरा ये देखिए कि हमारे यहाँ प्राइवेट एजुकेशन एंड प्राइवेट प्राइवेट हेल्थ सेक्टर, इसका एक्सपेंस कितना हाई है। एक तरफ अमेरिका है जिसमें चलिए माना कि उसके यहाँ एजुकेशन हेल्थ सेक्टर प्राइवेटाइज है, बहुत अच्छा खासा चार्ज भी करता है, बट एट द सेम टाइम वहां का सोशल सिक्योरिटी कवर बहुत स्ट्रांग है यूएसए का। इसलिए आप देखिएगा वहां पर लोग रिटायर होते हैं, घूमते रहते हैं दुनिया के इस देश उस देश, उनको चिंता नहीं होती अपनी पेंशन की, इंश्योरेंस की, बीमारी हो जाए इंश्योरेंस है, सब कुछ है। हमारे यहाँ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना पुअर है, जस्ट 6%। एक बीमारी आपके घर में आई और आप फॉल कर जाएंगे बिलो पॉवर्टी लाइन, ये होता है अधिकतर, राइट। एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स के क्या हाल है वो तो हम सब जानते ही हैं, और प्राइवेट वाले किस तरह लूट रहे हैं वो भी जानते हैं। ओके, लूट रहे हैं मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ फीस ज्यादा है, लूट इस सेंस में रहे हैं कि नोटबुक से लेके कपड़े तक स्कूल से ही दिए जाते हैं बच्चों को, एटलीस्ट मेजोरिटी स्कूल्स में तो यही हाल है, प्राइवेट स्कूल में। ओके, ओवर चार्ज किया जाता है आपसे, बट पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, तो ये जो इनकम डिस्पैरिटीज हैं, दे फर्दर एक्सेसरेट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटीज एंड परपिचुएट साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्ट्रेस। ठीक है, तो इस तरह की जॉब्स क्रिएट करना इज नॉट गुड। एटलीस्ट आपको सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। उसी के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बताया था न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम सबके लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। जैसे आप भी अगर कमा रहे हो तो आप उसमें जितना कंट्रीब्यूट करोगे, सपोज एक सर्टेन परसेंटेज आपने किया, तो उतना ही गवर्नमेंट आपके लिए कर देगी। ओके, फिर ये पूरा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा अलग अलग जगह पर, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है, या किसी भी प्राइवेट कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया जाता है, और फिर वहां से आपको जो रिटर्न मिलते हैं उस बेसिस पर डिसाइड होता है कि आपको क्या पेंशन मिलेगी आगे चल के। ठीक है, तो ये न्यू पेंशन स्कीम सबके लिए, बट ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए है। वो लोग अपनी जो लास्ट विड्रॉन सैलरी होते हैं उसका 50% पेंशन उनकी फिक्स होती है, और यही हमारे यहाँ पर बाकी लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिटायर हो रहे हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी ओल्ड पेंशन दीजिए। अटल जी ने ओल्ड पेंशन स्कीम बदल दी थी और न्यू पेंशन लेकर आए। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने भी उसको एग्री किया कि हाँ होनी चाहिए, वो बहुत बर्डन देती है ओल्ड पेंशन स्कीम। बट द थिंग इज कि ये चीज आपके एमपी, आपके एमएलए इन पर लागू नहीं होती। एट ये 50% तो चलो फिर भी बियर हो जाए, बट एट द सेम टाइम वो लोग जितने टर्म्स जीत कर आते हैं उतने ही टर्म्स की पेंशन मिलती है उनको। जैसे कमलनाथ है, वो आई थिंक 10 बार जीते हैं आज तक, उनको 10 पेंशन मिलती है। ये 5-5, 6-6 लाख रुपए महीना पेंशन लेते हैं नेता लोग आपके। राइट, बट पब्लिक में उस चीज की अवेयरनेस नहीं है। पंजाब सरकार ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था, भगवंत मान की जो गवर्नमेंट है उसने कहा था कि सिर्फ एक ही टर्म के लिए पेंशन दी जाएगी अब से आपको, चाहे आप 5 बार इलेक्शन जीते हो, 4 बार जीते हो, 10 बार जीते हो, आपको इलेक्शन पेंशन एक ही की मिलेगी। यानी कि सपोज कीजिए कि अगर आपकी सैलरी 70,000 रही है पिछली, तो आपको पेंशन सिर्फ 35,000 ही मिलेगी। लेकिन बाकी स्टेट्स में क्या है कि जितने टर्म रहे, अगर कोई 10 टर्म रहा है मिस्टर कमलनाथ जैसा, इसका इंटू कर लीजिए आप 10 से, 35,000 का कितना हो गया, 3.5 लाख ये उनकी पेंशन होगी मंथली। उस देश में जहां बेरोजगारी इस लेवल पर है कि बच्चा 10-10 हजार रुपए, ये अभी ऊपर हमने देखा, ये हमारे गिग वर्कर्स ये 10,000-15,000 में जॉब कर रहे हैं, उस देश में हमारे नेता बुढ़ापे में भी 3.5 लाख रुपए महीना पेंशन लेते हैं।
ओके। और ये 3.5 लाख भी नहीं है। पंजाब में उसने जब डेटा दिया था भगवंत मान गवर्नमेंट, उसने कहा था कि कुछ ऐसे भी पॉलिटिशियन थे जो 5 से 6 लाख रुपए महीना पेंशन ले रहे थे। और ये पेंशन से पेंशन नहीं है, ये भी रिटायर नहीं हुए पॉलिटिक्स से। हो सकता है इनमें से कुछ अभी करंट एमएलए एमपी भी हो, तो वो सैलरी भी ले रहे हैं प्लस इतनी सारी पेंशन भी ले रहे हैं पुरानी। ओके, तो ये अवेयरनेस हमारे यहाँ के वोटर्स में नहीं है। ये अभी आप ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड पे बात करेंगे कि कई सारी स्टेट्स में कांग्रेस प्रॉमिस कर रही है, तो लोग आ जाएंगे आपको गालियां देने की न्यू पेंशन स्कीम में पता है कितना खर्चा हो जाएगा देश का। हाँ तो मत दो, लेकिन ये ओल्ड पेंशन स्कीम इनकी भी तो खत्म करो। ओल्ड पेंशन नहीं करनी तो एटलीस्ट ये मल्टीपल पेंशन तो खत्म करो। क्योंकि बट हमारा मीडिया बात नहीं करता। मीडिया का एक सबसे बड़ा आप मॉडर्न इंडिया जब पढ़ते हो तो उसमें मीडिया का हमें सबसे बड़ा क्या रोल निकल के आता? अवेयरनेस। ठीक है, दे ब्रॉट द अवेयरनेस अगेंस्ट द मिस गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश रूल। बट आज हमारा मीडिया क्या कर रहा है? अवेयरनेस की जगह वो हम ही मिसगाइड कर रहा है। वो हमें ही सिखाता रहता है कि 2000 के नोट में चिप है। ऐसा मीडिया हो गया आज का हमारा। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख तो दिया साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, रीजनिंग एबिलिटीज बढ़ानी है बच्चों की, एनालिटिकल स्किल्स बढ़ानी है, बट हम उनको क्या कर रहे हैं असल में? हम उनको और डम बना रहे हैं। जो हमने कह दिया वो कर दो। राइट, कल मैंने आपको बताया था कि खुद मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं कि मोदी जी के फोन करने से वॉर रुक गई थी, जबकि खुद पहले ही एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन डिनाई कर चुके हैं उसी टाइम कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। डम बनाया जा रहा है बच्चों को। एनीवे, इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात करें तो ये सब बहुत डिस्कस कर चुके हैं हम। एसबीआई ने टाइम मांगा है कि 30 जून तक टाइम दिया जाए, और यहाँ पर इन्होंने पूरा इन्होंने पूरी डिटेल में बताया हुआ है कि एसबीआई के पास ऑलरेडी पूरा डेटा कंपाइल फॉर्म में पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसको कंपाइल करने की जरूरत है, बस वो गवर्नमेंट को छुपा रहा है यहाँ पे, और वो गवर्नमेंट बैंक है तो ऑब्वियस सी बात है। 5 जज बेंच ने डिक्लेयर कर दिया था इलेक्ट्रल बॉन्ड को कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, क्योंकि हमारे राइट टू इन्फॉर्मेशन को वायलेट करता है अंडर आर्टिकल 19(2). और इनका ये कहना है कि डेट ऑफ परचेज बताइए, नेम बताइए परचेजर का जिसने बॉन्ड खरीदी, और डिनोमिनेशन बताइए इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज की, यानी कि वो बॉन्ड कितने की थी, 1 करोड़ की थी या 10 लाख की थी, एंड सो ऑन। ओके, और डिटेल्स दीजिए उन पार्टीज की जिन्होंने उन बॉन्ड्स को रिडीम किया है। बट एसबीआई ने यहाँ पर एक एफिडेविट फाइल किया है रिकॉर्डिंग इट्स इनेबिलिटी टू डिकोड, कंपेयर एंड डिस्क्लोज द रिक्विसाइड डेटा। उनका कहना है कि देखिए, एक तो हमें डोनर की एनोनिमिटी प्रोटेक्ट करनी होती थी, इसलिए हमने बॉन्ड परचेजर और उसके रिडेम्पशन, इन दोनों चीजों को डीकपल करके रखा है। ये रिडेम्पशन यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो करेगी उसको हमने अलग स्टोर रखा था, और परचेजर यानी जिसने खरीदा है, ओके, बॉन्ड होल्डर, उसको हमने अलग रखा है। तो हमें हमारे पास कोई सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस नहीं है। बट सच्चाई ये है कि सब कुछ डिजिटली स्टोर था, और यहाँ पर वो आसानी से कर सकते थे। ठीक है, ये सारी डिटेल यहाँ दी हुई है, बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से काम की नहीं है, बट आपके जानने के लिए जरूरी है बस। The SBI non-compliance with the directions of Supreme Court is fueling public suspicion that the bank is attempting to evade revealing donor identities before general election 24 is held। ये कोई सस्पिशन नहीं है, वो तो श्योर है। शुरू से जब से ये स्कीम आई थी तब से इसको जो लोग जानते थे, समझते थे, उन्होंने हमेशा क्रिटिसाइज किया है कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। राइट टू इन्फॉर्मेशन इंक्लूड राइट टू नो financial contributions to a political party. Court noted that contributions made by companies are purely business transaction made with the intent of securing benefits in return। देखिए, इसी इंटेंट से दी जाती हैं ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स कॉर्पोरेट्स के द्वारा, ताकि कुछ बेनिफिट मिल सके रिटर्न में। और ये बात इससे भी साबित होती है कि 94% जो बॉन्ड्स दिए गए वो थे डिनोमिनेशन 1 करोड़ के। 1 करोड़ कोई आम आदमी दे नहीं सकता पॉलिटिकल पार्टी को चंदा, कॉर्पोरेट ही दे सकते हैं। तो ये बताता है कि किस लेवल की कॉर्पोरेट फंडिंग मिली है। दिस वुड इनेबल वोटर टू असेस इफ द कोरिलेशन बिटवीन पॉलिसी मेकिंग एंड फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। राइट, यहाँ पे हमारे इंडिया के काफी लोगों को एक तो रशिया में ले जाया गया फेक प्रोमिस करके बाय द एडवर्टाइजर्स। ठीक है, एडवर्टाइजर। ओके, और यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफी टाइम तक इस बात को एक्नॉलेज नहीं किया, और ये एक्नॉलेज कब किया? जब हैदराबाद से आने वाले एक एमपी ने इस मैटर को रेज किया। ओके, इसलिए कहता हूँ कि लोग क्या है कि प्रधानमंत्री का चेहरा देख के, या हमेशा से, आज से नहीं, इंदिरा गांधी के टाइम से, कि बस उन्होंने जिसको भी टिकट दे दिया हम तो दे देंगे क्योंकि हमें प्रधानमंत्री चाहिए। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से आने वाले जो एमपी है ना, वो आपका मैटर वहां पर उठाते हैं या नहीं पार्लियामेंट में, वो ज्यादा मैटर करता है आपके लिए, ना कि प्राइम मिनिस्टर का चेहरा। और दूसरा, गवर्नमेंट ने गो अहेड दे दिया इजराइल में हमारे वर्कर्स को भेजने के लिए, जबकि वो भी एक तरह से अभी वॉर में उलझा हुआ है। तो ये दिखाता है गवर्नमेंट की थोड़ी सी इनसेंसिटिविटी।
अब जाकर सीबीआई रेड कर रही है वीजा रिक्रूटर्स को अक्रॉस इंडिया। इनके अगेंस्ट चार्जेस फाइल किए जा रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, कि आपने पब्लिक को ड्यूप किया और रशिया लेके गए और वहां पर आपने उनको डेंजरस जॉब में लगा दिया। आपने कहा हेल्पर का काम करना है, बट आपने उनको वॉर में धकेल दिया। ओके, आपने प्रॉमिस किया था दीज आर दी सेफ जॉब्स विद मिलिट्री फार फ्रॉम द फ्रंटियर्स। सिर्फ लॉजिस्टिक्स का काम है, सामान चढ़ाना उतारना भेजना आगे। गवर्नमेंट्स एक्शंस आर मच डिलेड। गवर्नमेंट ने काफी देर से एक्नॉलेज किया इस चीज को। ऑनलाइन ऐड हर जगह थे, रिक्रूटमेंट्स हो रही थी फॉर मंथ्स, बट गवर्नमेंट को अवेयरनेस तभी आई जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम हैदराबाद रोड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कि ऐसा कुछ हो रहा है। The government needs to explain why it has not been able to make the case to bring back all the men from forcefully with the Russian authorities despite good relation with Moscow। कि अभी तक आप क्यों नहीं ला पाए उन लोगों को, या रशिया से क्यों नहीं बोल पाए कि हमारे लोग को जल्दी भेजो। कई महीने हो गए और काफी सारे तो मर भी गए। साइमल्टेनियसली आपने ग्रीन लाइट दे दी रिक्रूटमेंट ड्राइव को फॉर इजराइल। हरियाणा यूपी से काफी लोगों ने ज्वाइन किया। दिस इज अनदर कन्फ्लिक्ट जोन। A more structured, transparent, and human approach will be required to make it clear domestically and to the partners abroad that Indian lives matter। क्योंकि गवर्नमेंट का तो अभी तक जिस तरह एटीट्यूड दिखा है रशिया और इसराइल में, दिखाता है कि इंडियन लाइफ डजंट मैटर टू गवर्नमेंट। इलेक्शन कैंपेन स्पेंडिंग की बातें, तो ये सब बातें हम कर चुके हैं। मेंस 450 में मैंने आपको पूरा लेक्चर दिया था इसके लिए। सिर्फ यहाँ से 2-3 पॉइंट्स और उठा लीजिए जो आप ऐड कर सकते हो वहां पर। प्रपोज इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स जो कि खुद इलेक्शन कमीशन ने ही सजेस्ट किए थे 2016 में। फर्स्ट, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट शुड बी बैंड 6 मंथ प्रायर टू एनी जनरल इलेक्शन। अब देखिए, गवर्नमेंट के पास है बेहिसाब पैसा, ठीक है। गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स अपनी अचीवमेंट्स वगैरह दिखाने के लिए एडवर्टाइज कराती है, और इलेक्शन जैसे करीब आते हैं तो और ज्यादा कराती है। लेकिन अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को करानी होगी, अपोजिशन वालों को, तो उन्हें अपने पास से पैसा खर्च करना होगा। जबकि जो रूलिंग पार्टी है वो तो गवर्नमेंट का पैसा यूज कर रही है, राइट। तो प्रायर टू 6 मंथ गवर्नमेंट की तरफ से जाने वाले एडवर्टाइजमेंट बैन हो जाने चाहिए। अब आपको जो भी इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट वगैरह कराने हैं अपनी अचीवमेंट्स के, वो आप पार्टी फंड से कराइए, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट। सेकंड, parties financial assistance to candidate should also be within the limits of election expenditure prescribed for a candidate। देखिए, अभी क्या होता है कि हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं इन सब पे लिमिट रहती है। जैसे यहाँ पर कैंडिडेट को अलाउ किया जाता है, अगर आप लार्जर स्टेट से आते हैं, बड़े स्टेट से, तो 95 लाख एक कैंडिडेट खर्च कर सकता है, और स्मॉल स्टेट से आते हैं तो 75 लाख खर्च कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ कैंडिडेट का एक्सपेंस है, कैंडिडेट खर्च कर सकता है। लेकिन इस कैंडिडेट के प्रमोशन के लिए उसकी पर्टिकुलर पार्टी, जिस पार्टी से वो आता है, वो कितना भी खर्च कर सकती है। पार्टी के खर्चे पर कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पर सेकंड रिकमेंडेशन में, कि सपोज बीजेपी ने कितने कैंडिडेट उतारे, सपोज 450 ही कैंडिडेट उतारे, ठीक है। तो इन 450 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने बड़े स्टेट से आ रहे होंगे उनको 95 लाख से, और जितने छोटे स्टेट से आ रहे हैं 75 लाख पे, और फिर इसका जो टोटल होगा बस उतनी लिमिट होनी चाहिए कि पार्टी भी इससे ज्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकती। क्लियर, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड रहे सभी के बीच, ठीक है। तो पार्टीज फाइनेंशियल असिस्टेंस जो वो अपने कैंडिडेट को प्रोवाइड करती है शुड ऑल्सो बी विद इन द लिमिट्स ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर प्रेस्क्राइब फॉर द कैंडिडेट, एंड देयर शुड बी ए सीलिंग ऑन एक्सपेंडिचर बाय पार्टीज। और पार्टीज की सीलिंग क्या होगी, वही जितने कैंडिडेट्स आपने उतारे उनको उस लिमिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना ही खर्चा एक पार्टी कर सकती है, ठीक है। फाइनली, एडिशनल जजेस अपॉइंट किए जाएं हाई कोर्ट में फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड केसेस दैट वुड एक्ट एज अ डेटरेंट अगेंस्ट वायलेशन ऑफ द नॉर्म्स। ये जो एमसीसी वगैरह हैं, या फिर जो आपको एक्सपेंसेस फाइल करने होते हैं अपने इलेक्शन के, ठीक है, इसमें जो भी डिस्प्यूट आए, इसमें अगर डिस्प्यूट आ रहा है तो उसके लिए एडिशनल हाई कोर्ट जजेस हमें अपॉइंट करने चाहिए, ताकि जल्दी से उसका रिड्रेस किया जा सके। कई बार लोग क्या होता है कि जैसे एक महाराष्ट्र के एमपी थे, उन्होंने कहा था कि मैंने 3 करोड़ खर्च किए हैं जीतने के लिए इलेक्शन, लिमिट तो सिर्फ 95 लाख की है। तो अगर आपने ब्रीच किया है और ये साबित हो जाए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। लेकिन ये चीज सिर्फ हाई कोर्ट में चैलेंज की जा सकती है, राइट। तो ये 3-4 रिकमेंडेशन थे जो आपको लिखने चाहिए, बाकी सब वही बातें हैं जो हम पहले सब डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं। एक तो टोल कलेक्शन के लिए एक चीज आई थी कुछ टाइम पहले, दैट इज RFID फास्टैग, राइट। अब एक नया सिस्टम लेकर आने आने जा रहे हैं हम लोग, जैसा कि यूएसए में चलता है। अब देखिए, फास्टैग में प्रॉब्लम क्या थी कि सपोज कोई हाईवे है आपका, हाईवे है आपका से 100 किलोमीटर, लेकिन ये रहा चलो टोल प्लाजा।
देखिए आप यहाँ से चले थे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 100 किलोमीटर इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि आप ही को उसका मेंटेनेंस करना है और टोल कलेक्ट करना है। लेकिन मैं चला था यहाँ से सपोज 15 किलोमीटर आगे से, और मुझे जाना था सिर्फ यहीं तक 50 किलोमीटर तक, यानी कि मैं तो चला हूँ सिर्फ 65 किलोमीटर, ठीक है, और कोई दूसरा बंदा है जो पूरे 100 किलोमीटर चला यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, वो पूरे 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ सिर्फ 65 किलोमीटर, लेकिन हम पे टोल कितना लग रहा है? दोनों पे बराबर लग रहा है, सपोज 25 रुपए। ठीक है, तो ये गलत हो रहा है। इसी को करेक्ट करने के लिए हम लोग एक नई टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं, जिसमें हमें ये टोल वगैरह ये प्लाजा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये भी कॉस्ट कंपनी की सेव होगी। ये बनाना नहीं पड़ेगा, सेटअप नहीं लगाना है कुछ, आपको मैन वगैरह नहीं रखने पड़ेंगे, ठीक है, और ट्रैफिक भी जो होगा पूरा सीमलेस होगा। राइट, तो ये दो फायदे इससे हमें होंगे। तो इस सिस्टम का नाम है ऑन बोर्ड यूनिट। ये एक ट्रैकिंग डिवाइस होगा जो फिट किया जाएगा व्हीकल के अंदर ही, और यूज करेगा लोकेशन यूजिंग गगन। गगन हमारा जो जीपीएस के साथ कनेक्टेड है, हमारा जीपीएस तो सॉरी ग्लोबल है, हमारा जो नाविक है, ठीक है, उसके साथ मिलकर हमने ये गगन सिस्टम बनाया था, और इसकी एक्यूरेसी रहेगी 10 मीटर तक, और ये चार्ज करेगा आपको एज पर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एंड देन डिडक्टेड फ्रॉम ए वॉलेट लिंक टू द ओबीयू, दैट इज ऑन बोर्ड यूनिट। ये डिवाइस आपके व्हीकल में ऑलरेडी लगा रहेगा। ठीक है, एम क्या है इस टेक्नोलॉजी का? टू प्रोवाइड यूजर्स द बेनिफिट ऑफ पेइंग टोल ओनली फॉर द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द हाईवे और पे एज यू यूज। जितना किलोमीटर मैं यूज कर रहा हूं मैं उतना ही पे करूंगा, और ये बैरियर फ्री मूवमेंट भी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सब कुछ अपने आप कट जाएगा, कोई टोल पे आदमी खड़े करने की जरूरत नहीं है। बट उसमें कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, जैसे अगर मेरा डिजिटल वॉलेट जो लिंक है ओबीयू से वो एम्प्टी है, तो फिर कैसे कलेक्ट करोगे? कोई आदमी तो खड़ा ही नहीं है वहां, मैं तो चला गया, आप देखते रहो, डिडक्ट हो ही नहीं पाएगा क्योंकि मैंने उसमें बैलेंस ही नहीं रखा है। ये पहला पहला चैलेंज आएगा इसमें। सेकंड, देयर आर नो बैरियर्स इन्वॉल्व दैट कैन स्टॉप ए नॉन कंप्लायंट व्हीकल। व्हीकल ट्रेवल्स ऑन द हाईवे विदाउट एन ओबीयू डिवाइस लिंक्ड, और ओबीयू डिवाइस इज डेलिबरेटली स्विच ऑफ। अगर मैं गाड़ी चलाते जाते इस डिवाइस को स्विच ऑफ कर दूं, ओके, तो फिर आप कैसे मुझसे कलेक्ट करोगे? कोई आदमी तो है नहीं वहां पे, टोल तो है नहीं अब। या फिर कार का ओबीयू इंस्टॉल कर दिया जाए ट्रक में, ट्रक में ज्यादा टायर होते हैं, ज्यादा वेट होता है, तो ऑफकोर्स उस पर टोल प्राइस ज्यादा लगता है कार के कंपेरेटिवली। लेकिन अगर मैं कार वाला ओबीयू इंस्टॉल कर दूं ट्रक में, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड चैलेंज। नाउ इंडिया ने डिसाइड किया है, क्योंकि डेटा डेटा तो जनरेट होगा ना पूरा, तो हम जीपीएस यूज नहीं कर रहे हैं, हम यूज करेंगे अपना खुद का गगन सैटेलाइट सिस्टम टू एंश्योर दैट द डेटा सिक्योरिटी विद इन द कंट्री, अपनी ही कंट्री में रहे डेटा। फास्टैग रोल आउट किया गया था 2016 में, मैंडेटरी कर दिया गया फ्रॉम 2021। जीपीएस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये यूएसए का है। इट इन्वॉल्व्स लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट एज कंपेयर टू फास्टैग ड्यू टू एब्सेंस ऑफ टोल प्लाजा एंड लेस नंबर ऑफ एंटिटीज इन द टोल कलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो इसके फायदे और चैलेंजेस हमने दोनों जान लिए। $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ये लोग करेंगे, बस उसी को लेकर बोल बच्चन है। ये डेटा एक्सक्लूसिविटी मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया है, ये दवाइयों को लेकर होता है। ये चाहते थे कि हमें 6 ईयर का डेटा एक्सक्लूसिविटी दिया जाए, बट इंडिया ने कहा पॉसिबल नहीं है। बिकॉज इसका मतलब ये होता कि इनके यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई सारी दवाइयों की, ठीक है, आपने 20 साल का पेटेंट वगैरह ले लिया, वो भी ठीक है, लेकिन उसके बाद जब हम कंपलसरी लाइसेंस देकर अपनी कंपनी फार्मेसी से कहने वाले हैं कि चलिए अब आप इसका जेनेरिक वर्जन बना लीजिए, तो ये कह रहे हैं कि ये डेटा एक्सक्लूसिविटी दी जाए, और ये जो जेनेरिक वर्जन आप बनाना चाह रहे हो उसके लिए आप खुद रिसर्च और खुद क्लिनिकल ट्रायल करो, ठीक है, आप खुद कीजिए, हम अपना डेटा शेयर नहीं करेंगे। जो इन लोगों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के टाइम पर क्लिनिकल ट्रायल्स किए होंगे ना, तो ये कहते हैं कि हम अपना ट्रायल का डेटा शेयर नहीं करेंगे। राइट, ये था डेटा एक्सक्लूसिविटी क्लॉज। तो कई बार आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है डेटा एक्सक्लूसिविटी क्लॉज, क्योंकि ईबीडीआर एक था यूरोपियन यूनियन के कंटेक्स्ट में, वो एक बार प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछा गया था। राइट, सेंटर इंश्योर द प्लेस टू मदिगा मेंबर इन शेड्यूल कास्ट पैनल। अब ये जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, उसमें मदिगा यानी कि तेलंगाना का एक एससी है, जिनका कहना है कि ये जो मल्लास हैं ये सारा बेनिफिट ले जाते हैं रिजर्वेशन का, हम नहीं ले पाते। तो ये मोदी जी के साथ रो दिए थे एक बार गले लग के स्टेज पे इनके लीडर। तब इन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं मदिगास के लिए सब कैटेगराइजेशन कोशिश करूंगा विद इन दी एससी कम्युनिटी। तो वो मैटर, वो सब कैटेगराइजेशन वाला जो मैटर है, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी। सुप्रीम कोर्ट इज येट टू डिसाइड ऑन वेदर एससी कोटा कैन बी सब कैटेगराइज।
हालांकि सेंटर ने एक कमिटी बना दी अपनी तरफ से ताकि वो देख सके कि किस तरीके से हम बेटर टारगेटिंग कर सकते हैं टुवर्ड्स दिस सेक्शन ऑफ द शेड्यूल कास्ट। ऑलराइट, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का वही कहना है कि देखिए एक अकेला आदमी कितना भी टैलेंटेड हो तो भी एक अकेले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में इतना कुछ दे देना ठीक नहीं है। ओके, और यहाँ पर कुछ बातें हैं जैसे दी इलेक्शन कमीशन कैन बी ए सिंगल मेंबर बॉडी या फिर मल्टी मेंबर बॉडी इफ इफ प्रेसिडेंट कंसिडर इट नेसेसरी। अब ये प्रेसिडेंट वर्ड याद रखिएगा, कई बार डायरेक्ट भी आ जाता है, प्रेसिडेंट की जगह पार्लियामेंट दे देगा, कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, इफ प्रेसिडेंट कंसिडर इट नेसेसरी टू अपॉइंट वन और मोर इलेक्शन कमिश्नर। आर्टिकल 324 क्लॉज 2 हमें कहता है दैट इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एनी एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। ठीक है, क्योंकि अब एक ही मेंबर बचा है, यहाँ पे 2 रिटायर हो गए, तो ये प्रेसिडेंट के हाथ में है कि वो अपॉइंट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, या कितने मेंबर अपॉइंट करना चाहता है। राइट, पार्लियामेंट के हाथ में नहीं है, प्रेसिडेंट के, याद रखिएगा। 0 फूड चिल्ड्रन क्या है? देखिए 0 फूड चिल्ड्रन का मतलब यही है कि सपोज कोई बच्चा 24 आवर में उसने नहीं खाया है खाना, भूखा है किसी भी वजह से, जैसे पेरेंट्स बहुत ज्यादा कहीं बिजी हैं काम में, जैसे मदर्स होती हैं जो ये जो मेड का काम करती हैं, सर्वेंट का काम करती हैं, इनके साथ कई बार इस तरह की चीजें हो जाती है। एक रिसेंट स्टडी हमें बताती है कि इंडिया हैव थर्ड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हु हैड नॉट ईटन एनी फूड फॉर 24 आवर्स। इसको कहते हैं 0 फूड चिल्ड्रन। और ये हो रहा है रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से, मैलन्यूट्रिशन बढ़ रहा है। लुक एट दिस किड्स। और फिर लोग कहते हैं कि आओ बराबरी से ओपन कंपटीशन करो, कहाँ से करेंगे, वो आईक्यू आएगा कहाँ से? स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मिलना देखने को मिलता है हमें ये। पॉवर्टी, मार्जिनलाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन, न्यूक्लियराइज्ड फैमिलीज दैट हैव कंट्रीब्यूटेड सच। ओके, क्योंकि ये जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, कपड़ा फैक्ट्रीज वगैरह में, उसमें मदर फादर दिन भर काम में बिजी हैं, और न्यूक्लियर फैमिली है, दादी नानी है नहीं घर में, तो उस वजह से क्या है कि बच्चों के खाने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। कई बार बच्चे खुद भी केयरलेस होते हैं कि उन्हें ध्यान भी नहीं है क्या खाया क्या नहीं, खेलने में बिजी रहते हैं। ओके, तो इनको ऐसे बच्चों को कहते हैं 0 फूड चिल्ड्रन। देर इज लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रिशनल एंड नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड मिसकंसेप्शन एटसेट्रा। गोल्डन लंगूर की बात कर लेते हैं, ये हमें मिलेगा असम में। इसका आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड। अभी कुछ 7,000 प्लस गोल्डन लंगूर की पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, और इनका पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी जो रेंज है वो हमें देखने को मिलती है मानस बायोस्फीयर रिजर्व के अराउंड, और या उसके आसपास जो भी फॉरेस्ट एरियाज हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ असम में। ठीक है, वहीं पे देखने को मिलते हैं हमें ये। तो मानस बायोस्फीयर के रिजर्व के अंदर ही आते हैं ये सब फॉरेस्ट। रिपू रिजर्व फॉरेस्ट, जिसको अब अपग्रेड कर दिया गया है रायमोना नेशनल पार्क में, चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट, मानस रिजर्व फॉरेस्ट, मानस नेशनल पार्क अप टू द वेस्टर्न बैंक ऑफ रिवर मानस। ये सब मैं प्रीलिम्स रिवीजन में आपको डिटेल में करवाता ही हूँ। ठीक है, अभी एग्रीकल्चर के टॉपिक्स करवा रहा हूँ मैं आजकल आपको। एंड हाँ, वैसे अब हमारी ऐप तैयार हो चुकी है पूरी, इजी एज पाई नाम से ही है, गूगल स्टोर, प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और उसमें 2 ही कोर्स चलेंगे, एक प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज चल रही है जो सब्सक्राइब स्टूडेंट को एक्सेस है, दूसरी आपकी मेंस 450 की होगी, उसके बारे में आप सब जानते ही हैं। ठीक है, बट मैं अभी आप में से जो 24 का प्रीलिम्स दे रहे हैं, अभी अपना ये मेंस वाला सब्सक्रिप्शन मत लेना, मंथली बेसिस पे चलता है, बट उसे मत रिन्यू करना अभी, क्योंकि शायद मैं उसमें वीडियोस कम भी अपलोड करूंगा या शायद ना भी करूं। ओके, और अगर आप लोग 2025 के लिए तैयारी करो तो मेन सीरीज आपके बहुत काम की है, वो आपको बहुत बेनिफिट देगी। तो अगर आप 25 या 26 की तैयारी कर रहे हो तो आप मेंस प्लस सीरीज, और उसी में ब्रेनस्टॉर्मिंग इंक्लूडेड है, तो वो जरूर फॉलो करें। यहाँ पर हाइती में गैंग वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो यूएस ने अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट भी कर लिया है। वर्ल्ड की सबसे पुअर कंट्री है हाइती। ओके, यहाँ पर साइंस में ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि इन लोगों ने जेनेटिकल इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू एक सेक्सुअल फ्रूट फ्लाई को रिप्रोड्यूस करवा दिया है एसेक्सुअली। ठीक, बस इसका ये नाम याद रख लीजिए, फादरलेस रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, मेल की जरूरत नहीं पड़ती। फादरलेस रिप्रोडक्शन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। अगर ये वर्ड पूछा जाए तो इट इज फादरलेस रिप्रोडक्शन, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी आपको मेल स्पर्म की। वन स्पीशीज ऑफ फ्रूट फ्लाई दैट इज डी मैंगी पेराई was found to consist only of females। ये फीमेल्स ही होती हैं सिर्फ, और जो रिप्रोडक्शन भी होता है उसमें भी फीमेल ही प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बस इसका नाम अगर याद रहे तो ठीक है, वरना वैसे आने के चांसेस कम है। चलो इंडियन एक्सप्रेस पे चलते हैं।
नेतन्याहू अप्रोच टू सिविलियन डेथ हर्टिंग इजराइल। सी अब तो खुद बाइडेन भी यही कह रहा है कि नेतन्याहू का जो अप्रोच है, जितनी सिविलियन डेथ वहां हो रही हैं, ये इसराइल को ही हर्ट करेगा। इसराइल ने अपनी इमेज पूरी शैटर कर ली है वर्ल्ड ओवर। ठीक है, अब बस एक इंडिया ही है जो क्रिटिसाइज करना बाकी है, बट उसमें हम भी कह चुके हैं। जयशंकर जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा भी था कि इसराइल को सिविलियंस का ध्यान रखना चाहिए इस वॉर में। कि बाइडेन ने भी वही कह दिया। तो मैंने नेतन्याहू का केस आपको बताया ना, वो जुडिशरी को लेकर, कुछ रिफॉर्म को लेकर पूरे देश में इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट थे। इनके अगेंस्ट काफी सारे करप्शन केस भी चल रहे हैं। ठीक है, और ये करप्शन केस में ही इनको सजा होने के पूरे चांसेस थे, इसलिए इन्होंने जुडिशरी में कुछ रिफॉर्म प्रपोज किए, जहां पे कहा गया है कि जजेस अपॉइंट किए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर आप ही अपॉइंट करोगे तो वो आपको सजा दे पाएंगे कभी किसी केस में? ओके, तो डेफिनेटली ये जो वॉर लंबी खींच रहे हैं ना, ये अब ये हमास के अगेंस्ट वॉर नहीं रह गई, ये अपनी कुर्सी बचाने की वॉर है। और इवन बाइडेन भी वो बात समझ रहे हैं। मॉल्डीव्स बाय सर्विलेंस ड्रोन फ्रॉम टर्की। एक टाइम जब मैंने आपके साथ मॉल्डीव्स का इशू डिस्कस किया था, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर चाइना के अलावा एक टर्की भी एक कंट्री है जो अपना फोरे बढ़ा रहा है। टर्की, इधर यहाँ पे पाकिस्तान है, एंड टर्की सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है पाकिस्तान का कश्मीर मैटर पे, या इंडिया के अगेंस्ट कोई भी मैटर हो। और नीचे आ जाता है फिर, ये तो हो गया लैंड वाली बात। जब ओशंस में आते हैं तो उसको एक दोस्त दिखता है, वो है मॉल्डीव्स। और जब से मुइजू आया तब से टर्की को लगता है बस मैं ही इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनूंगा। टर्की सऊदी अरेबिया की नहीं बनती। ठीक है? क्योंकि उस सऊदी अरेबिया चाहता है मैं इस्लामिक वर्ल्ड का रूलर हूं, क्योंकि मेरे यहाँ मक्का है, मदीना है, मेरे यहाँ बेहिसाब दौलत है, सब कुछ है। और टर्की चाहता है कि नो, हम रहे हैं एक टाइम पर, टर्किश एम्पायर जो था, ऑटोमन एम्पायर, उसने पूरे में रूल किया है सब कुछ। जितना इस्लामिक वर्ल्ड आप देखते हैं उस रीजन में, वो पूरा टर्किश एम्पायर के अंडर में था। तो ये भी अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश करता है, इसलिए ये भी थोड़ा मॉलडीव्स की तरफ काफी टिल्ट रखता है। अब ये आदमी जिसके देश में खाने को ठीक से नहीं है, वो बाय कर रहा है सर्विलेंस ड्रोन फ्रॉम टर्की टू पेट्रोल मैरीटाइम एरिया। अभी चाइना से इसने कुछ वो खरीदे थे और कहा था कि फ्री में दिए चाइना ने। फ्री जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे पोप का भी कहना है यूक्रेन शुड नेगोशिएट एंड टू वॉर विद रशिया। ओके, और रशिया का शुरू से ये स्टैंड रहा है कि हमें प्रो रशियन गवर्नमेंट चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए जो नाटो के करीब जाए। नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपके सिटीजन्स कैसे सो रहे हैं इतना डिवास्टेशन देखने के बाद भी। आप एक आदमी, आपके प्राइम मिनिस्टर जेलेंस्की की जिद से आपका आधा देश खराब हो गया, उसके बाद भी आपने उस आदमी के अगेंस्ट कुछ नहीं कि आपको जरूरत क्या थी नाटो के पास जाने की? पहले यूक्रेन क्या रहा है, यूएसएसआर का ही पार्ट रहा है, उसी से ब्रेक हुआ था वो। ठीक है, रशिया ने कुछ डिमांड नहीं किया था, रशिया ने सिर्फ इतना कहा था कि आप ये नाटो के करीब ना जाएं। नाटो फोर्सेज अगर हमारी रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर आकर बैठेंगी वो अच्छा नहीं होगा। अब स्वीडन ने भी ज्वाइन कर लिया, स्वीडन भी बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ। यू नेवर नो रशिया रशिया का एटीट्यूड ऑफ स्वीडन की तरफ से क्या होना है। लेकिन क्योंकि वो नाटो ज्वाइन कर चुका है, यूक्रेन से बात कर रहा था ज्वाइन करने की, ये नाटो ज्वाइन कर चुका है, इसलिए इस पर अटैक करना आसान नहीं होगा। अदरवाइज वो आर्टिकल 5 जो है वो फोर्स में आ जाएगा। आर्टिकल 5 कहता है अटैक ऑन वन नाटो मेंबर इज अटैक ओवर ऑल द मेंबर। हाइती वायलेंस कुछ नहीं है उसमें, वहाँ गैंग्स ने सब कुछ टेक ओवर कर रखा है। इंडिया सील द ट्रेड पैक विद यूरोप ग्रुप, ये देख लिया हमने। इंडिया अभी कोशिश कर रहा था कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो है उसके साथ भी हम लोग डील करना चाहते थे। ठीक है, उसके मेंबर क्या हैं, दो बड़े हैं, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, राइट। उसके अलावा कतर है, जहां से हमने गैस एग्रीमेंट भी किया है 20 साल का। कुवैत है, जहां पर इराक में सद्दाम हुसैन ने उस टाइम अटैक किया था कुवैत, और बहुत रिच कंट्री है, बहुत रिच। ठीक है, इसके अलावा एक है बहरीन, और ये ओमान। ओमान के साथ भी हमारा एफटीए नेगोशिएशन चल रहा है, ये भी शायद इसी साल हम लोग एफटीए कर भी लेंगे। ठीक है, तो ये सब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर हैं, ये बात याद रखेंगे पहले। लेकिन इस वक्त जितना डिवास्टेशन, जितनी इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल टेंशन चल रही है वेस्ट एशिया में, शायद इंडिया अभी गल्फ कोऑपरेशन के साथ परस्यू नहीं करेगा एफटीए। ओके, यहाँ पर वही है, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर आइटम्स जो हैं हमने बाहर रखे हैं डील से। और हमारा कोशिश रहेगा कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट बूस्ट करें इनके साथ अक्रॉस डाइवर्स स्फीयर, चाहे वो डिजिटल ट्रेड हो, बैंकिंग हो, फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रियल मशीनरी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, क्लीन एनर्जी विल ओपन अप न्यू डोर्स फॉर कोलैबोरेशन। ये हमारा मेन गोल इनके साथ कोलैबोरेशन प्रमोट करना है। कोई हमारे एक्सपोर्ट प्रमोट हो जाएंगे ऐसा कुछ गोल है भी नहीं हमारा। ये इंडिया एफ्टा की बात करें अभी ट्रेड की, तो $18.65 बिलियन का ट्रेड है। ओके, और हमारा डेफिसिट कितना है, 14.8। यहाँ टोटल 18.6 है और उसमें से 14.8 तो हमारा डेफिसिट है,
राइट। स्विट्जरलैंड इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया ऑल बिकॉज ऑफ प्रीशियस स्टोन्स, और सेकंड नंबर पे नॉर्वे है। कुनो चीता, ये आपका हमारे एमपी के कुनो नेशनल पार्क में है, जो कि श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अच्छा, इसमें ना पिछले साल सीडीएस में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, सीडीएस या एनडीए ऐसे कोई एग्जाम था। उसमें ना 6-7 नाम दे दिए थे कि ये क्या है, तो वो चीता के नाम थे। तो ये अलग अलग नाम हैं इनके, सबको दिए गए। गामिनी, उसी तरीके से ज्वाला, इस तरीके से 8 लेके आए थे ना हम लोग उस टाइम, तो उसमें काफी सारे तो मर भी गए। तो ये गामिनी ज्वाला कभी गलती से आ जाए तो याद रखिएगा। ट्रम्प एंड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए ट्रम्प का आना होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन ट्रम्प का एटीट्यूड एक तो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट बहुत नेगेटिव है। उसका कहना है मैं नहीं मानता ये सब, ये डील वील कट और ये सब नहीं करना हमें, ठीक है। दूसरा, वो उसका मतलब सिंपल रहता है, उससे फर्क पड़ता है ट्रेड से। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि हार्ले डेविडसन पे जब मोदी जी ने टैक्स कम कर दिया था, उन्होंने कहा था देखिए मैंने टैक्स रिड्यूस करके 15% कर दिया है। तो ट्रम्प ने फिर अगले दिन मजाक बनाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक बहुत बड़े देश का आदमी मुझे कॉल करके कहता है कि सी आई हैव रिड्यूस द टैक्स फ्रॉम 50% या 80% कुछ हुआ करता था, फ्रॉम 50% टू 15% तो आई टोल्ड हिम व्हाई नॉट जीरो। तो उस तरह का एटीट्यूड रखते हैं, और ये क्लियर कहते हैं कि मैं पॉलिटिकल रिलेशन और इकोनॉमिक रिलेशंस को सेम नहीं रखूंगा, ठीक है। इकोनॉमिक रिलेशन के लिए अगर पॉलिटिकल रिलेशन से कॉम्प्रोमाइज करना है मैं नहीं करूंगा। आपसे मेरे पॉलिटिकल रिश्ते खराब हो जाएं, लेकिन मैं इकोनॉमिकली फायदा चाहिए मुझे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपसे पॉलिटिकल अच्छे रिश्ते बनाने के लिए मैं इकोनॉमी को लॉस होने दूंगा अपनी देश की, ठीक है। और अब ये बाइडेन हो या ट्रम्प हो, इन सबको एक बार समझ में आई है कि पहले तो हमने डब्ल्यूटीओ के थ्रू वर्ल्ड में रूल्स बनाए, हमने ग्लोबलाइजेशन की बात की, ठीक है, हमने कहा प्रोटेक्शनिज्म नहीं होना चाहिए, पूरा फ्री ट्रेड होना चाहिए वर्ल्ड ओवर। लेकिन अब ये खुद प्रोटेक्शनिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि डब्ल्यूटीओ के रूल्स के अकॉर्डिंग चाइना बन गया चैंपियन वर्ल्ड ट्रेड का, और इनको लगता है कि चाइना की वजह से हमारे यूएसए की इकोनॉमी, हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज, हमारे यहाँ की लोकल जॉब्स, ये सब अफेक्ट हुई हैं। तो अब वो प्रोटेक्शनिज्म मोड में जा रहे हैं। मतलब वही जो कल मैंने आपसे कहा था कि पहले रूल्स बनाओ, जब सामने वाला आपसे बेहतर हो जाए उन रूल्स में तो रूल्स चेंज कर लो, ठीक। वैसे ही कुछ ये दोनों कर रहे हैं। तो अब चाहे ट्रंप हो या बाइडेन रहे, इंडिया को इनका जो अमेरिका का एटीट्यूड है उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। यूएस हैज इमर्ज्ड एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, स्ट्रेटेजिक, okay, with growing engagement in trade, technology, investment, regional security and global governance। तो क्या था कि ओबामा के टाइम तक यूएसए चाइना के ज्यादा क्लोज था। रीजन क्या था? सिंस 1950s चाइना जो इतना बड़ा बना है ना, वो दो लोगों की दम पे ही बना है, एक जापान की दम पे और दूसरा यूएसए की दम पे। जो दोनों आज इसके दुश्मन लग रहे हैं, इन दोनों ने ही पूरी टेक्नोलॉजी और फंड चाइना को दिया था उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, और चाइना उनसे आगे निकल गया। मोटिव क्या था? क्योंकि इसके जस्ट ऊपर था रशिया। 1991 तक क्या था? यूएसएसआर, रशिया उसी का पार्ट था, ठीक है। इस यूएसएसआर से दूर रखना चाहते थे चाइना को, क्योंकि चाइना भी कम्युनिस्ट था और यूएसएसआर में सारी कंट्री भी कम्युनिस्ट थी, और ये सब थे कैपिटलिस्ट, और वही फिर कोल्ड वॉर एंड सो ऑन। तो ये लोग उस वक्त चाहते थे कि चाइना को कैसे भी करके यूएसएसआर से दूर रखा जाए। तो इन्होंने टेक्नोलॉजी दी, इन्होंने फंडिंग दी, इन्होंने सब कुछ दिया चाइना को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ओबामा के टाइम तक यूएसए यही कोशिश करता था कि रशिया से दूर रखना है चाइना को, चाइना रशिया बॉन्ड स्ट्रेंथन नहीं होनी चाहिए, डेस्पाइट कि दोनों के दोनों कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिज्म फॉलो करते हैं, वन पार्टी रूल चलता है। उसके बाद भी ये लोग चाहते थे कि दूर रखा। तो ओबामा के टाइम तक इंडिया से रिश्ते नॉर्मल रखते थे ये लोग, और चाइना के ज्यादा क्लोज रहते थे, ताकि रशिया को एक सराउंड किया जा सके चारों तरफ से, और उधर से नाटो के थ्रू तो एक्सपेंशन कर ही रहे थे वो रशिया के करीब, नीचे से वो चाइना के थ्रू भी रशिया को प्रेशर में रखना चाहते थे। लेकिन चाइना इकोनॉमी में उनसे आगे निकल गया, और जब उनसे आगे निकला इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी ही एक बेस बनती है मिलिट्री पावर के लिए, और फिर चाइना की मिलिट्री पावर भी स्ट्रांग होती चली गई। तो जापान के साथ सेनकाकू आइलैंड का डिस्प्यूट हो, या नीचे फिलीपींस के साथ शेलबारो आइलैंड का डिस्प्यूट हो, पूरा का पूरा साउथ चाइना सी हो, ठीक है, चाइना ने अपने आप को असर्ट करना शुरू कर दिया। ओबामा के बाद आया ट्रंप, और ट्रंप ने ये मान लिया कि नो, चाइना चाइना ने हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया है, इसकी वजह से यूएसए में इंपोर्ट बढ़े, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का जो मार्केट था वो अमेरिकन इंडस्ट्रीज के हाथ से चला गया, इवन खुद अमेरिकन इंडस्ट्रीज रीलोकेट होकर चली गई चाइना, और हमारे यहाँ लोकल जॉब्स क्रिएट होना बंद हो गई।
तो उसने चाइना के अगेंस्ट काफी सारे टैरिफ वगैरह लगाना शुरू कर दिए। और ट्रंप ने स्ट्रेटेजिक रिलेशन की बात आई कि चाइना को कंट्रोल कैसे करना है, तो उसके लिए वो आए इंडिया की तरफ। फिर वो सारे एक्ट, लिमोसा, कॉमकासा, ये सारे साइन किए इंडिया के साथ कि स्ट्रेटेजिक रिलेशन हमें इंडिया के साथ स्ट्रेंथन करना है। ठीक। और साथ में चाइना को दूसरी तरफ काउंटर करने के लिए आपने बना लिया क्वाड, जापान ऑस्ट्रेलिया को साथ लेकर। ओके, ये पूरी कहानी है इनकी। लेकिन ट्रंप ने कहा कि मुझे स्ट्रेटेजिक रिलेशन अलग है, इकोनॉमिक रिलेशन अलग है, इकोनॉमी को बेनिफिट होना चाहिए मेरी। ठीक है? तो चाहे इंडिया बहुत अच्छा पार्टनर हो यूएसए का, उसके बाद भी यूएसए के रूल्स अब चेंज हो रहे हो, इंडिया को भी अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। क्लियर, समझ में आया? If Trump reversed the 4-decade-old US policy of befriending China, Biden has persisted with that to confront Beijing's expansionism in Asia and the quest to rewrite global rules. The mantra for globalization जो यूएस ने ही प्रीच किया था पूरे वर्ल्ड को कि ग्लोब शुड बी ए विलेज, हैज नॉट वर्क फॉर अमेरिकन वर्किंग पीपल। जॉब लॉस हुआ अमेरिकन को। सो अब ये इंसिस्ट करते हैं कि ग्लोबल ट्रेड रूल्स डिफाइंड बाय डब्ल्यूटीओ मस्ट बी रीरिटन। ट्रंप ट्रंप promises to impose 10% tariff on all imports into the US। देखिए, ये 10% टैरिफ लगाने की बात करता है सभी इंपोर्ट पे, किसी भी कंट्री से आ रहे हो, ताकि ये जो कंपनीज अमेरिका का मार्केट, क्योंकि अमेरिकन की परचेसिंग पावर अच्छी है ना, तो वहां पे वो हर 4 महीने में भी फोन बदल लेंगे। तो उनका मार्केट भले पॉपुलेशन 35 करोड़ हो, 35 करोड़ या बढ़ भी गई हो, ठीक है, इंडिया के कंपेरिजन में पॉपुलेशन कम है, बट वो 35 के 35 करोड़ वो परचेसिंग पावर रखते हैं कि वो आईफोन खरीद सकते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन भले 145 करोड़ हो, लेकिन हार्डली 1 करोड़ लोग वो पोटेंशियल रखते होंगे कि आईफोन खरीद सकें। ठीक है, तो अमेरिका चाहता है कि हमारी यहाँ इंपोर्ट ना बढ़े, इसके लिए उसने प्रपोज किया है ट्रंप ने कि मैं 10% टैरिफ लगाऊंगा सभी इंपोर्ट पर। अगर आपको अमेरिकन मार्केट एक्सेस करना है तो आप यहीं पे आके अपनी इंडस्ट्री लोकेट कीजिए। एंड डिमांड ग्रेटर एक्सेस टू पार्टनर्स मार्केट, यानी कि इंडिया, चाइना जैसे जो बड़े मार्केट हैं, इनमें ज्यादा मार्केट एक्सेस चाहता है। जैसे अमेरिका अपने डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स देना चाहता है, तो हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं खोल रहे हैं अभी तक, जिससे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर हो जाएंगे, कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो अमेरिका इंसिस्ट करता है, स्पेशली ट्रंप इंसिस्ट करता है कि हमारे जो पार्टनर्स हैं, अगर इनको हमारा मार्केट चाहिए तो आप अपना मार्केट भी खोलिए। एंड ही रेफ्यूज टू सबॉर्डिनेट द कमर्शियल इंटरेस्ट टू द जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन। ओके, अब वो चाहे इसराइल हो, इंडिया हो या चाइना हो, आपसे रिश्ते मेरे कैसे हैं वो सेकेंडरी है, कमर्शियल इंटरेस्ट की बात कीजिए पहले। ये ट्रंप का एटीट्यूड है। सो ट्रंप विल डिमांड दैट, और यहाँ पे नाटो को लेकर उसने कहा भी था कि जो अलाइज हैं यूरोप वाले, वो सिक्योरिटी बर्डन शेयर करें। सिर्फ यूएसए 60% फंडिंग देता है। एंड वॉक आउट ऑफ क्लाइमेट कमिटमेंट मेड बाय यूएसए, तो पेरिस क्लाइमेट कमिटमेंट से उसी टाइम उसने वॉकआउट कर दिया था, बाद में बाइडेन ने दोबारा ज्वाइन किया था। एंड ही डिमांड ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द यूएन एंड इट्स एजेंसीज। राइट, यहाँ पर ये है एजुकेट पुलिस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, नॉट दैट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, उसको छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पर बाबा रामदेव का केस था। उनका कहना था ये जो मॉडर्न मेडिसिन है ये सब बेकार है, आप हमारे प्रोडक्ट यूज कीजिए। तो मॉडर्न मेडिसिन और आयुष, क्या ये सिस्टम वर्क कर सकता है साइड बाय साइड, मॉडर्न मेडिसिन एंड आयुष? ठीक है, क्या इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसा बनाया जा सकता है कि दोनों साथ साथ एग्जिस्ट कर सकें? कर ही रहे हैं साथ साथ एग्जिस्ट, लेकिन बाबा जो हैं ये बहुत अगेंस्ट से बोलते हैं। कई बार इन्होंने लोगों को ये तक कह दिया है, ये डायबिटिक पेशेंट्स को ये इंसुलिन देना बंद कर दो, हमारी दवाई लो, उस चक्कर में कई बीमार हो गए। ठीक है, फिर दूसरी तरफ हमारे पास बागेश्वर धाम जैसे बाबा भी हैं। उन पे भी एक केस हुआ था जहां पर एक बच्ची को मिर्गी के दौरे आते थे, तो उन्होंने कुछ भभूत दे दी और कह दिया इससे ठीक हो जाएगी, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं। एंड कुछ ही दिन में दैट गर्ल, दैट चाइल्ड डाइड। ठीक, तो इस तरह की चीजें नहीं करनी है, दोनों सिस्टम साथ साथ चलेंगे तो फिर भी ठीक है। मॉडर्न मेडिसिन are more open to working with the traditional or alternative system of medicine for the larger good of patients। दोनों को साथ साथ वर्क करना चाहिए। अब ये तीन तरीके से सकता है, कॉम्पिटिटिव भी रह सकते हो आप, कोएग्जिस्ट भी कर सकते हो, कोऑपरेटिव। अब देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में भी आप इस तरह के वर्ड्स यूज करने चाहिए आपको, जैसे इंडिया चाइना है, ठीक है, तो हमारे रिलेशन आपके साथ कॉम्पिटिटिव भी होंगे। वर्ल्ड ओवर मार्केट के लिए हम दोनों सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन अलग अलग क्वालिटी का कॉम्पीट करेंगे। लेकिन हमें कोएग्जिस्ट भी करना है, लड़ना नहीं है आपस में, और कॉपरेट भी करना है जहां पे जरूरत पड़े, जैसे कि क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज पर। राइट, तो ये वर्ड्स इस तरीके से आपके ब्रेन को बेटर बनाते हैं कि मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ। राइट, कॉम्पिटिटिव मॉडल में क्या होगा? बोथ सिस्टम विल compete to get the patients to their system by pointing out their strength and other systems weaknesses, जो कि बाबा रामदेव कर रहे हैं।
ओके, दीज कुड बी रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस कि हमारी दवाई कितनी इफेक्टिव है, साइड इफेक्ट कि एलोपैथी वालों के साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे, उनके प्रोडक्ट से साइड इफेक्ट हैं, एक्सट्रेनियस फैक्टर्स लाइक नेशनलिज्म और कमर्शियलाइजेशन। बाबा ने क्या किया, देसी 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 कर करके कि देश का पैसा देश में रहना चाहिए, ये फॉरेन प्रोडक्ट्स बंद कर दो, ये फॉरेन की कंपनीज बंद कर दो, ठीक है, देश का पैसा देश में रहना चाहिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेशनलिज्म को ही तो अपील किया था शुरू में, कोका कोला के अगेंस्ट ऐसा कैंपेन चलाया था बाबा रामदेव ने एक टाइम पर कि आमिर खान ऐड करता था उस टाइम कोका कोला का लोग मजाक बनाते थे कि कोका कोला को बंद करा के रहेंगे बाबा। एनीवे, को एग्जिस्टेंस में ईच रिकग्नाइजेस द लेजिटिमेसी ऑफ अदर सिस्टम एंड ऑप्ट्स फॉर ए क्लियर बाउंड्रीज। ठीक है, कि कुछ बीमारियां हैं जिनमें आयुर्वेद बेटर वर्क करता है और कुछ बीमारियां हैं जिनमें एलोपैथी बेटर वर्क करता है। ओके, तो दोनों अपने अपने डोमेन में काम कर रहे हैं। ओके, दैट इज कोएग्जिस्टेंस कि हम कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, ओके, विदाउट एनक्रोचिंग ऑन अदर्स डोमेन और रिल, एंड देन लेट पेशेंट डिसाइड कि कौन सी बीमारी के लिए क्या यूज करना चाहता है। राइट, देन थर्ड मॉडल है हमारा कॉपरेशन का। कॉपरेशन में एक्नॉलेज व्हाट इज गुड इन अदर सिस्टम एंड वर्क जॉइंटली एज ए टीम टू डिलीवर बेस्ट पॉसिबल केयर। फिर कई लोग होते हैं उनको जो बीमारियां हो जाती हैं कि वो दवाइयां तो ले ही रहे हैं, एट द सेम टाइम वो एक हर्बल थेरेपी ले रहे हैं, वो एक मसाज थेरेपी ले रहे हैं ताकि उनकी बॉडी जल्दी रिकवर हो सके। ठीक है, जैसे कैंसर पेशेंट्स होते हैं और थोड़ी बॉडी मसाज वगैरह उस सब की जरूरत पड़ती है आयुष थेरेपी में। ठीक है, तो कॉपरेट भी कर सकते रह सकते हो आप लोग, कोएग्जिस्ट भी कर सकते हो और कॉम्पीट भी कर सकते हो। ठीक है, बट अब इसमें चार तरह के चैलेंजेस आते हैं, और ये चैलेंजेस क्यों हैं, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है एक दूसरे पे दोनों को। आयुष क्लेम ऑफ इफेक्टिव क्योर फॉर डायबिटीज और कैंसर बाय आयुष प्रोपोनेंट्स विदाउट एडिक्वेट एविडेंस टू सपोर्ट। ठीक है, जैसे बाबा आ गए थे कि हमारी दवाइयां बिल्कुल ठीक कर देंगी आपकी डायबिटीज, या हमारी दवाइयां कोरोना बिल्कुल ठीक कर देंगी, कोई एविडेंस था ही नहीं सपोर्ट करने का, बस कह दिया कि हमने तो टेस्ट कर लिया है, बट उसका जब डेटा मांगा गया क्लिनिकल ट्रायल्स का तो कुछ नहीं था उनके पास। राइट, एक और चैलेंज है कि आयुष हीट्रोजिनस ग्रुप है, आयुष में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे ए फॉर आयुर्वेद, यूनानी, सॉरी, यूनानी, ओके, होम्योपैथी, ये सब आयुष होमोजेनस ग्रुप नहीं है, इसके अंदर भी अलग अलग थेरेपीज हैं, आयुष, यूनानी, सिद्धि, सिद्धा एंड सो ऑन। ठीक है, और सोगा रिगवा वो भी आता है इसी में। तो ये एक हेट्रोजेनस ग्रुप है, ये अलग अलग डिसिप्लिन हैं, दे मस्ट बी डेल्ट सेपरेटली एंड वुड नीड ए डिफरेंट डिसीजन। देन modern medicine practitioners have no idea of Ayush streams and cannot make an informed decision in this regard. मॉडर्न मेडिसिन जो है कॉलेजेस में आपको नहीं पढ़ाया जाता, आप लोग वहां पे मॉडर्न मेडिसिन जब पढ़ रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, तो वहां पे आयुष के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। वहां ऑलरेडी पढ़ने के लिए इतनी किताबें होती है, वो खत्म नहीं होती है 5 साल में। राइट, तो वो इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले सकते, वो सजेस्ट नहीं कर सकते किसी को कि आप मेरी दवाइयों के साथ साथ आयुष की भी दवाइयां ले लीजिए। They will have to accept at the face value what Ayush practitioners are saying, which is difficult given the trust deficit. अगर पेशेंट लेना भी चाहे तो वो उनको फिर वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो आयुष प्रैक्टिशनर बता रहा है, वो कह रहा है कि नहीं आप इंसुलिन के साथ साथ ये भी ले लीजिए। तो अब वो जो मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर है उसको तो पता ही नहीं है, उसको तो बस एक्सेप्ट करना पड़ेगा फेस वैल्यू पे कि जो ये सामने वाला कह रहा है वही ट्रस्ट कर लेता हूँ, बट वो होने से रहा कि डेफिसिट है दोनों के बीच ट्रस्ट का। रेगुलेशन में प्रॉब्लम है, मैनी मॉडर्न प्रैक्टिशनर्स प्रिस्क्राइब सम आयुर्वेदिक पिल्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग मेथड ऑफ द एक्शन। काफी सारे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि ये आयुर्वेदिक दवाई ले लेना, जबकि उनको पता ही नहीं है कि ये एग्जैक्टली कैसे वर्क करेगी। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल और इन कन्फर्मिटी। आयुष प्रैक्टिशनर्स ऑल्सो शुड नॉट प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन। कई बार आयुष प्रैक्टिशनर भी मॉडर्न दवाई रेकमेंड कर देते हैं। तो फिर आगे क्या करना चाहिए हमें? फर्स्ट वी नीड टू बिल्ड ए कॉम्पोजिट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस दैट कंबाइन द बेस्ट ऑफ टू स्ट्रीम्स। एविडेंस बेस्ड एप्लीकेशन होनी चाहिए इनकी। ओके, इसके अलावा एडिंग आयुष सब्जेक्ट्स टू एमबीबीएस विल वर्सन द सिचुएशन। कई लोग रेकमेंड करते हैं कि आयुष का ही एक कोर्स एमबीबीएस के बच्चों को ही पढ़ाया जाए, तो वो ओवरबर्डन कर देगा, तो दिस इज नॉट फीजिबल। ओके, तो इस तरह के बेहुदे सजेशन अच्छे नहीं है। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए हाइड्रोजन गैस बनाना अपनी जगह है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ सबसे बड़ा इशू है इसके स्टोरेज का। तो इसके लिए क्या कुछ अलग टाइप के सिलेंडर बनाए जा सकते हैं, ये बात कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। गैस सिलेंडर्स, गैस सिलेंडर्स आर टिपिकली कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स। टाइप 1 एंड टाइप 2 आर सुटेबल फॉर स्टोरेज। ठीक है, ये स्टोरेज के लिए यूज किए जा सकते हैं। टाइप 3 के प्रेफर किए जाते हैं स्टोरेज एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एंड टाइप 4 इज रेकमेंडेड फॉर ऑन बोर्ड स्टोरेज।
क्योंकि देखिए सीएनजी जो होती है ना उसमें प्रेशर होता है 3600 पास्कल, तो ये फिर भी ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन जो है उसमें प्रेशर और ज्यादा होता है 5000 टू 10,000, इसलिए इसके लिए स्पेशलाइज सिलेंडर बनाने की जरूरत है। Now, while both Type 3 and Type 4 cylinders are reinforced with carbon fiber, which makes them light and ideal for use in vehicles, and Type 4 cylinders are even lighter as they are lined with a polymer as opposed to the aluminum lining in Type 3 cylinder. Okay, तो ये फर्क था दोनों में। टाइगर सफारी का इशू आया था विद रिस्पेक्ट टू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसमें इन लोगों ने काफी सारे पेड़ काट दिए थे सफारी को अलाउ करना। जो सफारी होती क्या है, देखिए विद इन द नेशनल पार्क एक एरिया आप लोग ऐसा बफर टाइप का बना देते हो, वहां पे जानवर को छोड़ देते हो उसी के नेचुरल हैबिटाट में, और फिर ताकि लोग आके वहां पे उसको देख सकें अलग से। तो एक तो कई बार जानवरों को ये फायदा हो जाता है कि उनको एकदम एक्सट्रीम वाइल्ड में नहीं रहना पड़ता, जहां पर उनसे बड़े जानवर या उनसे ज्यादा एग्रेसिव जानवर उनको खा जाएं। राइट, तो एक तो उनको भी बेनिफिट हो जाता है। टाइगर सफारी, फर्स्ट थिंग इज इट इज नॉट डिफाइंड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए। ओके, ये बनाया जाता है इनसाइड द सेंचुरी एक्सेप्ट विद प्रायर अप्रूवल ऑफ नेशनल बॉडी, नेशनल बोर्ड, सॉरी, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो ये क्यों बनाई जाती है, वाई 2012 एनटीसीए गाइडलाइंस जस्टिफाइड सफारी पार्क्स एज मींस टू लेसन द टूरिज्म लोड इनसाइड टाइगर रिजर्व, ताकि लोगों को टाइगर रिजर्व के अंदर ना जाना पड़े टाइगर देखने के लिए, टूरिस्ट को। राइट, उससे स्ट्रेस बढ़ता है वाइल्ड लाइफ पर। सो सेकंड, मैनी आर अगेंस्ट द पैकिंग ऑफ एनिमल्स दैट आर अनफिट फॉर द वाइल्ड, यानी कि वो वाइल्ड में नहीं रह सकते। थर्ड इज सफारी पार्क जनरेट मनी एंड इन टर्न लोकल गुड विल फॉर द टाइगर। तो कई न्यू सफारी रूट ओपन किए जा रहे हैं जो कि एक्चुअली में और ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो वो छोटा सा इशू था, अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर। ये बहुत अच्छा न्यूज आर्टिकल है बायो सीएनजी को लेकर, ये पढ़ के आपको थोड़ी खुशी भी होगी। ठीक है, क्योंकि फार्मर इनकम बढ़ाने की हम बात करते हैं ना, तो एक तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भी लेकर आई थी कि वो 1 kg, सॉरी 1 रुपीज पर केजी में आपसे काउडंग खरीदेगी। उसी तरह का कुछ यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट ने किया है, गवर्नमेंट तो नहीं कहूंगा, कोऑपरेटिव ने किया है। ठीक है, गुजरात, बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट, ये रोजाना 90 टू 100 व्हीकल को कैटर कर रही है। इंडिया फर्स्ट एंड ओनली गैस फील्ड स्टेशन बेस्ड ऑन डंग फ्रॉम कैटल एंड बायोफ्यूल। तो यहाँ पर ये जितनी भी गैस मिल रही है ना इन व्हीकल्स को, ये सब बनी है कैटल एंड बफेलोज के डंग से। राइट, ये बिलोंग करती है टू बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन, विच सेल 560 टू 600 kg ऑफ गैस पर डे जनरेटेड फ्रॉम 40 टन्स ऑफ द डंग। अब इसमें फार्मर की इनकम का आपको एडिशनल सोर्स भी दिख गया होगा कि जो वेस्ट जा सकता था उसको गैस बना के प्रोड्यूस करने, और प्रॉपर देखिए आप पूरा एक स्टेशन बनाया हुआ है इन लोगों ने यहाँ पर, एंड 90 टू 100 व्हीकल को कैटर भी कर रहा है वो। तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी ना, कि एक तो हम लोग फार्मर की इनकम को भी बढ़ाने का सोर्स मिल गया हमें। ठीक है, हमारे कॉपरेटिव्स को एक खुद का रेवेन्यू जनरेट करने का मॉडल मिल गया। राइट, और थर्ड, हमारे जो ऑयल इंपोर्ट वगैरह थे वो भी इससे कम हो जाएंगे। राइट, और दूसरा कि क्लीन गैस, क्लीन या सस्टेनेबल फ्यूल बोल लीजिए, राइट, सस्टेनेबल फ्यूल। तो 4 फायदे हो गए यहाँ पर आपको। ए बायोगैस प्लांट, इट रिक्वायर्स फ्रेश डंग दैट कंटेन्स मीथेन अलोंग विद वाटर। अब आपको वो सब पता है, रिमिनेशन वगैरह होता है एनिमल की बॉडी में, उसके बाद फिर जो काउ डंग निकलता है उसमें मीथेन गैस होती है। ठीक है, लेकिन वो जरूरी है कि हम लोग उस डंग को उसी वक्त कलेक्ट करें जब वो फ्रेश हो। द डंग लेफ्ट टू ड्राई इन ओपन रिलीजेस बोथ वाटर एंड मीथेन, अदरवाइज वो रिलीज हो जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं है। अगर हमें उसकी फ्यूल वैल्यू निकालनी है तो दिस डंग हैज टू देयर बी कलेक्टेड एंड डिलीवर्ड इन फ्रेश फॉर्म टू द बायोगैस प्लांट। राइट, यूनियन इंडिया लार्जेस्ट डेयरी कंसर्न, ये जो हमारी डेयरी है लार्जेस्ट है, इट इज पेइंग फार्मर्स ₹1 kg बियरिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द डंग। ओके, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खुद बियर कर रहा है और किसान को ₹1 पर केजी दे भी रहा है। काम कैसे करता है, एनारोबिक डाइजेस्टर के थ्रू बनाते हैं हम लोग इसको। एनारोबिक डाइजेशन यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज ए प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि काउ डंग ऑर्गेनिक होता है, ये ऑर्गेनिक मैटर इन डंग इज ब्रोकन डाउन in the absence of oxygen to produce biogas, that is called as anaerobic digestion। इसके 4 सक्सेसिव स्टेजेस होते हैं, इनको ध्यान से पढ़िए। हाइड्रोलिसिस, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ दिस ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड, एसिडोजेनेसिस, दिस इज सेकंड स्टेप, दैट इज द कन्वर्जन इनटू volatile fatty acids,
आपने ब्रेक डाउन कर लिया सिंपल मॉलिक्यूल्स में। अब इन सिंपल मॉलिक्यूल्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं फैटी एसिड में। उसका थर्ड स्टेज आती है एसिटोजेनेसिस, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, एंड फाइनली फोर्थ दैट इज मिथेनोजेनेसिस, दैट इज बायोगैस जनरेशन। ये 4 स्टेजेस याद रखिएगा इस बायोफ्यूल को बनाने में हमें आ रही है। ठीक है। द रॉ गैस इज प्यूरिफाइड आफ्टर रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट। ओके। और इस एक प्लांट को लगाने में कॉस्ट कितनी आई है? 8 करोड़ रुपीस। तो ये अच्छा अच्छा मोटिव था, अच्छी चीज की है इन्होंने। ठीक है। दिस बायो सीएनजी मॉडल इज रेप्लीकेबल एंड स्केलेबल, तो इसको और जगहों पर भी किया जा सकता है। ये 5th जनरेशन फाइटर जेट प्लेन की बात है। तो यहाँ पर इंडिजिनसली हम लोग जो एलसीए तेजस हमने बनाया वो था 4.5 जनरेशन का सिंगल इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। ये जो आम का यानी कि ये 5th जनरेशन का हम बनाना चाहते हैं, दिस विल बी इंडियाज इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। इसमें स्टेल्थ फीचर होंगे। स्टेल्थ फीचर ये हो जाता है कि इसको मुश्किल हो जाता है रडार के द्वारा डिटेक्ट करना। ऑलराइट, बस इसमें इतना ही जानना था, बाकी ये सब मैं आपको अलग से कराऊंगा। बाकी ये सब नहीं जानना है, इंजन, फ्यूल, वेपन, स्टेल्थ एंड ऑल। Okay, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.